हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है बैंकिंग से रिलेटेड। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण की, यानी कि केंद्रीय बैंक कैसे साख का नियंत्रण करता है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने मात्रात्मक उपकरण के बारे में पढ़ा था कि साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण क्या होता है। आज की वीडियो में हम गुणात्मक उपकरण के बारे में बात करेंगे और कौन सी विधियों से जो केंद्रीय बैंक है वो साख को नियंत्रित करता है उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण, ये साख नियंत्रण के वे उपकरण होते हैं जो अर्थव्यवस्था के कुछ चयनात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो मात्रात्मक उपकरण होते हैं वो समग्र मुद्रा पूर्ति पर, यानी कि जो टोटल मुद्रा की पूर्ति होती है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन गुणात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था के चयनात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के ऊपर साख की जो पूर्ति होती है उसको नियंत्रित करते हैं। कुछ चुने हुए क्षेत्र हैं। अब जैसे ये केवल साख का नियंत्रण कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ही करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें समग्र मुद्रा पूर्ति ध्यान नहीं देते। इस विधि से सिर्फ कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब गुणात्मक उपकरण कितने टाइप्स के होते हैं? इसके 3 टाइप्स है। सबसे पहला वाला होता है सीमांत आवश्यकता, दूसरा है साख की राशनिंग और तीसरा होता है नैतिक प्रभाव। अब इन तीनों को बारी बारी से हम समझेंगे। सबसे पहले सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता का मतलब क्या होता है पहले उसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है और वो बैंक से कुछ लोन लेता है तो लोन लेने के लिए उसको अपने पास से जो भी सामान होगा वो कुछ रखना पड़ता है बैंक के पास में एज अ सिक्योरिटी। तो जितनी उसकी वैल्यू होती है बैंक उसमें से उसको कुछ परसेंट काटने के बाद देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कोई सामान है और उसकी वैल्यू 100 रुपए है और वो बैंक में उसको रख देता है, तो लेकिन उसमें से 20 रुपए वैल्यू हटाकर 80 रुपए उसको बैंक प्रोवाइड कर देगा एज अ लोन। तो जो ये 20 रुपए इसको हम सीमांत आवश्यकता बोलते हैं। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि सीमांत आवश्यकता क्या होती है। सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है सिक्योरिटी की जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से हम जितना लोन देते हैं बैंक वाले किसी भी पर्सन को, जब उसको माइनस करेंगे तो जो सीमांत आवश्यकता है वो निकल कर आ जाती है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋण और जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से, यानी कि जो ऋण दिया जाता है लोन और जो जमानत वाली वस्तु जो सिक्योरिटी के लिए सामान रखा जाता है वो, उसको जब हम माइनस करेंगे उसका अंतर को हम बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। अब इसमें क्या होता है कि अगर सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देगा कोई भी बैंक, जैसे अगर किसी का 100 रुपए का सामान है और उसमें से बैंक बोलता है कि 20 रुपए तो सीमांत आवश्यकता हो गई, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 रुपए उसको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर सीमांत आवश्यकता बढ़ा दी जाएगी, अगर 20 से 40 रुपए कर दिए, तब बैंक क्या करेगा 100 रुपए में से 40 रुपए माइनस करेगा और 60 रुपए लोन देगा। तो केंद्रीय बैंक सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देता है और सीमांत आवश्यकता जब बढ़ जाती है तो उससे मुद्रा की पूर्ति कम होती है। तो मुद्रा की पूर्ति इससे कम कैसे होती है इसको हम समझते हैं। अगर किसी का कोई सामान 100 रुपए का है और उसमें से 20 रुपए माइनस करके बैंक उसको 80 रुपए का लोन दे देगा, और अगर वही सामान 100 रुपए का है और उसमें से 40 रुपए माइनस करेगा क्योंकि तब सीमांत आवश्यकता बढ़ा दी है, अगर सीमांत आवश्यकता बढ़ा दी है तो लोन उसको 60 रुपए का मिलेगा। तो कोई भी पर्सन है तो फिर वो ऐसी सिचुएशन में जब सीमांत आवश्यकता बढ़ जाती है, जो साख की मांग होती है यानी कि जो पैसे की मांग होती है उसको कम कर देते हैं। तो साख की मांग कम हो जाएगी, सीमांत आवश्यकता के बढ़ाने से साख की मांग कम हो जाती है और मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है अर्थव्यवस्था में, और इससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। यानी कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति वाली सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे केंद्रीय बैंक सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देगा। सीमांत आवश्यकता के बढ़ाने से जो साख की डिमांड होती है, जो मनी की डिमांड होती है अर्थव्यवस्था में, वो कम हो जाती है, और मांग कम होने से जो मुद्रा की पूर्ति है वो अपने आप कम हो जाती है, और मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। इसके अपोजिट जो दूसरी सिचुएशन होती है मुद्रा अपस्फीति की,
तो उसमें क्या होता है, उसमें सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है। जैसे 40 रुपए, इसको 20 रुपए कर दिया। जब 20 रुपए कर दिया तो जो डिमांड है पैसे की वो बढ़ जाएगी, सब लोग बोलेंगे पैसे के लिए, तो उसके बाद में साख की मांग बढ़ जाएगी और मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में अपने आप बढ़ने लगेगी और मुद्रा अपस्फीति की जो सिचुएशन है वो अपने आप सुलझने लग जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सीमांत आवश्यकता का प्रयोग केंद्रीय बैंक कैसे करता है। अगर मुद्रा स्फीति की सिचुएशन होती है तब सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है। मुद्रा स्फीति में सीमांत आवश्यकता को कम करने के बाद में अपस्फीति की जो सिचुएशन होती है उसको सुधारा जाता है। अब इसके जो नेक्स्ट गुणात्मक उपकरण है जो केंद्रीय बैंक इस्तेमाल करता है वो है साख की राशनिंग कर देना। राशनिंग का मतलब होता है कोटा निर्धारित कर देना। जब केंद्रीय बैंक द्वारा साख का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो इस कोटे से ज्यादा ऋण नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर केंद्रीय बैंक ने बोला है कि इस पर्टिकुलर काम के लिए अगर कोई पर्सन आता है लोन लेने के लिए तो आपको सिर्फ इतना परसेंट ही लोन देना है, तो जो एक कोटा होता है तो व्यावसायिक बैंक जो होते हैं यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो उससे केंद्रीय बैंक जो भी नियम बनाता है उसको कभी भी अपोजिट नहीं जा सकते। तो जितने लिमिट केंद्रीय बैंक डिसाइड कर देगा तो सारे कमर्शियल बैंक उस लिमिट को ही फॉलो करेंगे और इससे साख की राशनिंग कर दी जाती है। जब साख की राशनिंग कर देंगे तो इससे मुद्रा की पूर्ति प्रतिबंधित होती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मुद्रा अपस्फीति की सिचुएशन होती है तो केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग को कम कर देगा और इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ने लगेगी अर्थव्यवस्था में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि साख की राशनिंग करने से का मतलब है कि केंद्रीय बैंक एक कोटा निर्धारित कर देता है यानी कि एक लिमिट फिक्स कर देता है और सभी कमर्शियल बैंक को उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही लोगों को पैसा देना होता है। नेक्स्ट और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है कि नैतिक प्रभाव। अब नैतिक प्रभाव के द्वारा भी केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक को कई बार ऐसी सलाह देता है, समझाता है कि आपको अर्थव्यवस्था में सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कदम उठाने हैं। जैसे केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श देता है यानी कि उनको सलाह देता है। अगर मुद्रास्फीति की कंडीशन होती है, जब महंगाई बढ़ रही होती है तो इनको सलाह दी जाती है कमर्शियल बैंक को कम से कम लोगों को पैसा दिया जाए। तो मुद्रास्फीति में कम मुद्रा देने यानी कि कम ऋण देने की सलाह दी जाती है। जो नैतिक प्रभाव होता है, केंद्रीय बैंक दबाव का भी इस्तेमाल करता है इसमें, यानी कि दबाव का मतलब क्या है, वो परामर्श तो देगा ही कमर्शियल बैंक को, जितने वाणिज्यिक बैंक होते हैं सबको परामर्श देगा ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है वाणिज्यिक बैंक मानते नहीं है तो केंद्रीय बैंक दबाव का इस्तेमाल करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये नोट लिखा गया है कि केंद्रीय बैंक परामर्श भी देगा और साथ ही साथ अगर नहीं मानते हो तो कुछ हद तक दबाव का भी इस्तेमाल करता है। तो ये इसके गुणात्मक उपकरण है कि मुद्रा की पूर्ति को केंद्रीय बैंक कैसे नियंत्रित करता है। सबसे पहला सीमांत आवश्यकता, जो लोन की और सिक्योरिटी का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। अगर इसको बढ़ा दिया जाता है तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति की कंडीशन सुधारी जा सकती है और मुद्रा अपस्फीति की सिचुएशन में सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है। साख की राशनिंग यानी कि केंद्रीय बैंक की कोटा निर्धारित कर देता है कि इस पर्टिकुलर काम के लिए आपको इतना ही ऋण प्रोवाइड करना है और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही जितने भी कमर्शियल बैंक है वो ऋण प्रदान करते हैं। तो साख की राशनिंग कर दी जाती है मुद्रा स्फीति के दौरान जिससे मुद्रा की पूर्ति कम हो सके और अपस्फीति में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए साख की राशनिंग को खत्म कर दिया जाता है या कुछ हद तक कम किया जाता है। नैतिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव का मतलब है जब केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक को सलाह देता है, परामर्श देता है कि अर्थव्यवस्था में सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। अगर मुद्रास्फीति की सिचुएशन होगी तब कैसे काम करना है और अपस्फीति की सिचुएशन होगी तब कैसे काम करना है। तो नैतिक प्रभाव में केंद्रीय बैंक सलाह का परामर्श का काम करेगा और साथ ही साथ में कभी कभी दबाव का भी इस्तेमाल करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरणों के बारे में समझा है कि कैसे केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की सिचुएशन को सुधारने के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रिवाइज करने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आप फर्दर इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो आसानी से। अब इसी तरह की और भी ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।